to act as puppet Nawab, puppet, and has to pay rupees 5 lakh every month. Later on, उसने ये डिनाई कर दिया, he denied it, and a battle. देख लो, जब दो देशों, वार और बैटल में क्या अंतर है बताएं। हाँ बोलो सर, वॉर दो देशों के बीच में लड़ा जाता है और बैटल खुद ही के कंट्री में लड़ता है। खुद ही के कंट्री में या दो किंगडम्स के बीच में जो होता है तो उस चीज को क्या कहते हैं, बैटल। वो किसी एक प्लेस पे कन्फाइंड रहता है, उससे सामान्य जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वार में कभी कभी सिविलियंस का भी लॉस हो जाता है। तो ये देखो, इन ए बैटल, तो कौन कौन आया, ही डिनाइड इट, एंड द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट। बक्सर वाज फॉट, दिव्या बता सकती हो किसके किसके बीच हुआ? सर, बैटल ऑफ बक्सर सर बिटवीन, सर बताइए, मीर कासिम एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। fought between मीर कासिम। सर परसों छुट्टी है सर, ईद है। अच्छा ईद है तो सुबह क्लास एक रखें, यस सर। रख लेते हैं। सर एक्चुअली मेरी मम्मी सर को गाँव जाने की प्लानिंग कर रही थी क्लास के बाद। क्लास के बाद आप चले जाइएगा, कब जाना चाहते हैं? तो मतलब सर परसों क्लास रखोगे फिर नहीं चलता। क्लास तो शाम की तो होगी, सुबह की भी एडिशनल रखनी चाहिए। Yes, अगर yes, आपके sir. पास सुबह कब स्पेयर टाइम है, हम आपके सर हिसाब से। सुबह से है नहीं सर, मेरी मम्मी कह रही कि जाएंगे तभी जब रात छुट्टी होगी। पूरे सर मम्मी दिन चल जाएगी। ओके सर ठीक है। मतलब मैं ये ठीक है, आप जैसा कहोगे आपके हिसाब से ही हम सुबह की रख लेंगे। जो आप कहोगे कि इतने बजे रखो वही रख देंगे। 9 बजे का चाहिए, 9 बजे चाहिए तो 9 बजे। फिर मेरी मम्मी चल जाएगी, मैं यहीं पे जो मीर कासिम है बिटवीन, क्योंकि अभी भरोसा नहीं है, अच्छे अच्छे मौसम में पढ़ लो, फिर बारिश कब हो जाएगी, अभी बारिश बहुत खूब होने वाली है। तो ऐसा हम लोग ये नहीं रखेंगे कि मुश्किल होती ना फिर आने जाने। सर मैं निकल गया था सर घर से, तब सर बारिश हुई सर, फिर सर अपने नाका में से। मीर कासिम है ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया। मीर कासिम वाज डिफीटेड। ओके, तो ये बैटल ऑफ बक्सर याद रखने वाली चीज है। एंड ओके, मीर कासिम was defeated. ओके, मैं सर आपको कल बता दूंगा सर। ठीक है बता देना ना। नेक्स्ट मीर जाफर वाज मेड एंड लेटर ऑन कंपनी मेड हिज ओन दीवान एज नवाब ऑफ बंगाल। कि जो दीवान का मतलब एक होता है दीवानी, जो रेवेन्यू ले, तो रेवेन्यू को जो कलेक्ट करता है उसको कलेक्टर कहते हैं। और आज भी वही नाम कलेक्टर ही पड़ा हुआ है, जो मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं होता है तो सर, आज तो सर वो वो- जस्ट जो IAS होता है उसको कहते हैं कलेक्टर बन गया। सो इट इज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर किसी भी जिले का नहीं। ओके, नाउ कंपनी ऑफिशियल बिकेम नेबॉब्स। अगला पढ़ो हेडिंग, क्या लिखा है? कंपनी ऑफिशियल्स बिकेम नेबॉब्स। जब सुनिए, वहां से आते थे कंपनी के ऑफिशियल, वो बहुत छोटे से घर में रहते थे इंग्लैंड में। फिर उनका ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या हो जाता था, रिक्रूटमेंट हो जाता था। एक कंपनी है, कंपनी ने कहा ठीक है तुमको हम जॉब में रख रहे हैं, तुमको $1000 देंगे। तो बोलते थे ठीक है दे दो, घर चलेगा। और उनसे फिर ईस्ट इंडिया कंपनी कहती थी तुमको इंडिया भेजा जा रहा है। इंडिया में जब ये उतरते थे ना शिप से, तो दोनों तरफ लोग खड़े रहते थे, झुक के सलाम करते थे, सोने के सिक्के उड़ाते थे। तब ये सोचते थे हम तो, हाँ कहाँ उनको वहाँ थोड़ा पैसा मिलता था। और यहाँ जैसे ही शिप से उतरते थे तो उनका इतना सम्मान होता था, तो वो घर पे लेटर लिखते थे कि क्यों, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के बाबू लोग अपने आप को लिटा देते थे कि इनकी चापलूसी करो, इनकी फ्लैटरिंग करो। तो ये अल्टीमेटली एडमिनिस्ट्रेशन वाज इन द हैंड ऑफ कंपनी एंड इट्स ऑफिशियल्स। अगर वो नवाब ना बन सके, देखो एक है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब बना दिया, तो सबके मन में ये ख्याली पुलाव आने लगा, हम भी नवाब बनेंगे। ये इसका इफेक्ट क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का हर ऑफिशियल ये सोचने लगा हमें भी तो नवाब बनना है, हम व्यापार करने नहीं आए हैं, हमें ऐसा ही शान और शौकत चाहिए कि चारों तरफ हमारे लोग खड़े हों।
है बात कि नहीं। यदि होता किन्नर नरेश में राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता, सतरंगी तितलियां तैरती, मोर नाचते आंगन, तो ऐसा होता। और निस्दिन नौबत बसती रहती दरवाजे पर मेरे, तो ऐसा वो सोचने लगे कि हम नवाब्स बन जाएंगे। नवाब न बन पाए तो जो नहीं बन पाए कहीं के, कई लोग तो बन गए, बंगाल के बन गए, कुछ लोग वो मुंबई प्रेसिडेंसी थी, मद्रास था प्रोविंशियल, उसके बन गए। लेकिन जो नहीं बन पाए उन्होंने घर पे चिट्ठी लिखी, हमारा भाई यहाँ बहुत स्वागत हो रहा। तो जब वो वहाँ जाते थे तो उनका फन बनाया जाता था कि अच्छा तुम नवाब नहीं बने हो, तुम तो नवाब्स बन गए। तो ये फन है। ये नवाब्स का मतलब है कि तुम्हें कोई किसी प्रोविंस की वो नहीं मिली है गवर्नेंस, बट लेकिन तुम वहाँ गए, तुम्हारा सम्मान हुआ, तुम नवाब नहीं बने हो। तो ये इंग्लैंड वाले मजाक उड़ाते, तो तुम नवाब्स, मतलब व्हेन दे रिटर्न टू इंग्लैंड देन विद बॉक्सेस ऑफ गोल्ड दे जस्ट हैंड ओवर टू देयर फैमिली। इतना सारा पैसा होता था। जो नवाब्स होते थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कंपनी में होते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के ही होते थे, वो ऑफिसर्स होते थे, बट लेकिन उनके पास इतना पैसा आ जाता था ड्यू टू पावर। तो उसकी वजह से क्या होता था, वहाँ के लोग पहले फंड बनाते थे, अल्टीमेटली दे वर इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग मनी, तो उनके लिए नवाब्स, ठीक है। इट वाज वर्ड यूज्ड फॉर ऑफिशियल्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। कहीं पर अगर क्वेश्चन पेपर में आएगा तो फिर हम लोग देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए, बिकॉज दे कलेक्ट लार्ज सम ऑफ अमाउंट एज दे कलेक्ट लार्ज सम ऑफ मनी एंड वैल्यूएबल गिफ्ट्स। उनको बहुत पैसा ही नहीं मिलता था फ्रॉम इंडियंस, जो दूसरे ट्रेडर्स थे ना वो उनको पैसा देते एंड valuable gifts from other traders। अब जरा देखें कि ओके, रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमेज्ड ए फॉर्च्यून इन इंडिया अमास्ड। रॉबर्ट क्लाइव आपको मालूम है कहाँ का था? ये आपको मालूम है वो कहाँ की प्रेसिडेंसी संभालता था? मद्रास। कौन सा ऐसा एरिया है जो कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम नहीं हुआ? किस एरिया? आप देख लो मैप में, गुजरात नहीं हो पाया, देख लो अपने तीसरे मैप में। देयर आर 3 मैप्स इन नेक्स्ट पेजेस। उसमें ऐसा मतलब नहीं बन पाया वहाँ का। राजस्थान में नहीं बना था। राजस्थान में भी वो उनको थोड़ा पैसा एरिया बेचते थे। सर पेज नंबर कुछ ये देखो पेज नंबर, सर महाराष्ट्र और गुजरात का एरिया। ये जो येलो एरिया है ये सब इनका हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। कौन सा रह गया था? गुजरात भी हो गया था, सिर्फ इधर का नहीं होता। सर अजमेर वगैरह। हाँ, ये अजमेर और पुष्कर। मतलब येलो ईस्ट इंडिया कंपनी का एरिया, और जो रेड है वो नहीं ले पाए। गुजरात ले पाए कि नहीं? सर राजपूत नहीं होंगे सर, राजपूत से चौहान। राजपूत लोगों ने अटैक नहीं करने दिया, बट लेकिन वो बैलगाड़ी भर कर सोना निकला दिया। तो मतलब चलेंगे सर हम लोग गुलाम तो नहीं मान सकते। हैं? हम लोग चलेंगे गुलाम तो नहीं मान सकते। गुलाम तो नहीं थे क्योंकि उन्होंने हम पे अटैक नहीं किया, लेकिन यहाँ के लोगों से क्या हुआ, वो बहुत सारा पैसा लेते थे लगान। तो जब गांधी जी यहाँ आए तो उन्होंने कहा हम तुमको तुम्हारे राजाओं से आज़ाद कराएंगे। उनके लिए अंग्रेज दुश्मन नहीं थे, उनके राजाई दुश्मन थे जो उनका खून पीते रहते थे। इतना पैसा लेते थे, कहते थे वहाँ अंग्रेजों को सोना भेजना है, दो आधा लगाना ऐसे ही ले लेते। चलो अब यहाँ पर आप देखिए, हियर रॉबर्ट क्लाइव व्हेन वेंट बैक टू इंग्लैंड, उसके पास कितने फ्रेंच डॉलर हो गए थे? 4,01,000 फ्रेंच डॉलर। इतना पैसा भी इकट्ठा गया, और एक फ्रेंच डॉलर खुद ही 80 रुपये का होता है। तो 4 लाख का मतलब कितने करोड़ ऑफ रुपये उस समय? सर 4 लाख बहुत ज़्यादा हो गया है कि नहीं? 80 तो करोड़। 4 into 80, 800 करोड़। तो दैट इज 4 लाख हो गया, दैट इज 320 लाख हो गया। तो इससे क्या पता चलता है? 2 लाख से 3 करोड़ 20 लाख इतना रुपया मिलते हुए उस समय बहुत ज़्यादा ये अमाउंट। ओके, नाउ
इसके बाद ही वॉज आस्क्ड टू रिमूव करप्शन इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। उससे कहा गया कि कंपनी के अंदर ये सब ऑफिशियल्स नवाब्स बने जा रहे हैं, ये गिफ्ट ले रहे हैं, ये करप्शन इसको हटाओ। बट ही हिमसेल्फ वाज करप्टेड, उसने इतने डॉलर इकट्ठा कर लिए। आप समझ गए कि नहीं? रॉबर्ट क्लाइव। हाँ, रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ वाज वेरी करप्ट। वो दूसरों से गिफ्ट लेता था, पैसा लेता था अपने घर भेजने के लिए। और बट ही वाज आस्क्ड टू रिमूव करप्शन विद इन द ईस्ट इंडिया कंपनी विच वाज ए फेल। सभी कंपनी के कर्मचारी भ्रष्टाचारी थे, ठीक है। हाउएवर नॉट ऑल कंपनी, कुछ ऐसे थे, कुछ ऐसे भी थे जो इन सब चीज़ों से मतलब नहीं रखते थे, हम्बल बैकग्राउंड के थे, एंड दे वर नॉट इंटरेस्टेड। आपने कुछ गुड इंग्लिश मैंस का भी देखा होगा जो यहाँ आते थे कंपनी की तरफ से एज ए ट्रेडर। लगान पिक्चर में दिखाया गया है कि नहीं, कि कुछ अच्छे लोग भी थे जिसने आमिर खान की हेल्प की, तो कुछ वैसे थे। हाँ, तो नाउ कंपनी रूल अब एक्सपेंड कैसे हुआ ये जरा देखो। अभी तक तो आपने किस चीज़ की बात देखी कि सिर्फ कंपनी रूल कहाँ था, ये पूरा एरिया, इसको भी मिला दो, ये तो इंडिया है ना, लेकिन ये पूरा पोर्शन क्या था, दैट इज प्रोविंस ऑफ, बोलो कौन सा प्रोविंस था, कौन सा राज्य था? अहोम्स था। अहोम्स का छोड़ो, अहोम्स तो कभी कब्जा ही नहीं कर पाए, ये प्रोविंस ऑफ बंगाल। सर आर्म्स के ऊपर ये कभी कब्जा ही नहीं कर पाए। नहीं, ब्रिटिश कभी नहीं, वो वहाँ की जनजाति थी, ट्राइबल। लेकिन असम की हिस्ट्री में है कि लचित बोरफुकन जो थे वो असम के हीरो महाराजा थे, उन्होंने डिफीट किया था। इन्होंने डिफीट किया होगा ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश उनको नहीं वो पारी हाँ। करता, ब्रिटिश नहीं ले पाए। असम कभी भी ब्रिटिशर्स, ये 7th की बुक में है। अहोम्स जो थे ना वो कभी भी इनसे हारे नहीं हैं। हाँ। वो सबसे ऐसे एक दो और भी ट्राइबल्स हैं जो इनसे नहीं आ रहे हैं, अलग अलग, जैसे एमपी के कुछ ट्राइबल्स थे वो भी नहीं आ रहे। ट्राइबल को से हार पाना क्योंकि वो पेड़ों पे चढ़े रहते थे, तीर चला देते थे, ये देख ही नहीं पाते थे, उनका कलर पेड़ों से मिलता जुलता था, तो जंगलों में कौन जीत पाएगा। सो सिटी। अब आगे जरा देखिए कि कंपनी का रूल कैसे एक्सपेंड हुआ। कंपनी रूल एक्सपेंड्स, एक बार से पहले समझा दो। हाँ, आप ये मुझे बताइए कि ये कौन सा प्रोविंस है? बंगाल, और इसी में सिराजुद्दौला को हराया था। Yes, sir. फिर मीर जाफर बना, फिर मीर कासिम बना। अब जरा देखो, कंपनी ने 1757 से 1857 100 साल में अपना पूरे भारत में रूल एक्सपेंड कर लिया। 3 मैप दिखाए गए हैं, आपने पहले भी Yes, देखा sir. होगा, अगले पेज में दिखाए गए हैं कि धीरे धीरे कैसा हुआ, मैं आपको उस पर भी दिखा दूंगा, लेकिन आप देखिए कि किस किस तरीके से एक्सपेंड हुआ। ओके, नाउ सो नाउ कंपनी रूल एक्सपेंड्स, लेट अस सी इट। साइड प्लीज। क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 2 अगला से। Now let us see क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 2 अगला सा। चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है। नाउ वी आर हियर कि किस तरीके से कंपनी ने अपना रूल, ये तो देख लिया कि उन्हें क्या कहते थे कंपनी ऑफिशियल्स, उनको नैबॉब्स कहा जाता था। फिर धीरे धीरे कंपनी ने अपना रूल और एक्सपेंड किया। ये जरा देखें कंपनी रूल, हाउ द कंपनी रूल एक्सपेंडेड। सो इट वाज एक्सपेंडेड फ्रॉम कहाँ से 1757 टू 1857। 100 साल में 57, क्योंकि 1757 में इन्होंने कौन सा प्रोविंस पर अधिकार किया था? विच प्रोविंस वर कैप्चर्ड?
बंगाल का प्रोविंस। बंगाल। और आफ्टर दैट अब हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रोविंस इन्होंने किए। सो कंपनी रेयरली लॉन्च, इन्होंने कभी किसी पर मिलिट्री अटैक नहीं किया। बंगाल में भी उन्होंने टैक्टिस से ही तो जीता, सिर्फ उसको अपनी तरफ चीफ्टन को मिला लिया था। तो इनके पास इतनी कोई बैटल ऑफ मतलब क्लासेस। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने पूरे इंडिया को मतलब ऐसे ही टैक्टिस से, मतलब उनके पास क्या था, कभी ऐसा था लैप्सस ऑफ डॉक्ट्राइन। उन्होंने ऐसा किया, राज्य हड़प करने की डलहौजी ने ठानी थी। और बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो डलहौजी ने क्या किया, अवधपुर, सतारा और ऐसे कई चीज़ों को उसने क्या किया, अपने में धीरे धीरे मिलाने लगा। तो जिसके जिसके राज्य को उसने मिलाया वो सब हम देखने वाले कि कैसे उन्होंने सर, हड़पा। तो उन्होंने कभी किसी से बैटल बहुत कम बैटल किए और बैटल लड़वाए। उन्होंने कहा हम चलो मिलकर बैटल लड़े, दूसरों को आगे करके लड़वा दिए, खुद बैठे। अपना एक भी बंदा मरवाया नहीं, अगर मरवाए भी हैं तो जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्हीं को लड़वाया, खुद आगे नहीं। समझ में आगे नहीं बात। तो इस तरीके से बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या हुआ, बक्सर के बाद उन्होंने मीर कासिम को हरा दिया। फिर उनके बैटल ऑफ बक्सर किया एंड आफ्टर दैट मीर कासिम को तो उन्होंने खुद हराया। फिर आफ्टर दैट दे वर रिलक्टेंट कि उन्हें कुछ करना चाहिए। उन्होंने They tried to decide who was to be successor of the throne। तो उन्होंने क्या, सिराजुल्लाह को कैसा हराया था सर बैटल ऑफ प्लासी के अंदर? वो मीर जाफर से कह दिया कि हम तुमको नवाब बना लेकिन देंगे। सर वो सर उसने सर अपने सर नेवल फोर्स भी तो भेजी, नेवल फोर्स भेजी थी, तो नेवल फोर्स अपनी भेज दी थी, लेकिन साथ ही साथ मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया था। तो जब सामने कोई फोर्स होगी तभी तो सिराजुद्दौला लड़ेगा। सिराजुद्दौला ने कहा नेवल फोर्स पे आक्रमण करो, मीर जाफर ने कहा मत करना। अभी ये बोल रहे हैं कि नेवल फोर्स भेजी थी। तो अगर सामने फोर्स ही ना हो तब तो कोई लड़ाई की बात ही नहीं, तब तो राजा ही जीत जाए। तो उनकी फोर्स आनी चाहिए कि नहीं, दिखाने के लिए तो आनी चाहिए कि नहीं। तो फोर्स आई लेकिन उन्होंने कोई बैटल नहीं लड़ा, वही चीज़ है। अब आगे देखो, फिर लेटर ऑन उन्होंने ये सोच लिया कि हम क्या करेंगे, सब्सिडियरी अलायंस बनाएंगे। कंपनी फोर्स्ड इनटू ए सब्सिडियरी अलायंस का क्या मतलब है, इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट फोर्सेस। उन्होंने बोल दिया अलग अलग राजाओं से, अवध के राजा से, तुम अपनी फौज नहीं रखो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम 5 लाख रुपए महीने देना। ऐसे लेकिन अगर किसी की फौज ही नहीं होगी तब उसकी कोई मर्जी चलेगी क्या? जब तुम फौज न रखा, तुम राजा हो और हमको 5 लाख देना, तो फौज मेरी, तो तुम राजा हुए कि हम, तो कुछ तुम्हें कुछ करना होगा किसी अपने जनता के लिए, किसी को दंड देना होगा, दंड देगा। तो वही बात वो कह रहे हैं कि अल्टीमेटली दे केप्ट सब्सिडियरी अलायंस। जो मान लो ऐसा उनसे लड़ना नहीं चाहता था, कहता ठीक है तुम राजा ही रहोगे लेकिन तुम फौज नहीं रखोगे, हमको इतना पैसे देना, हम तुम्हारी फौज नहीं। सर कभी अगर सर नहीं सर उन्होंने बोला कभी अगर आपको जरूरत पड़े तब सर हम आपको सर अपनी फोर्स भेज देंगे, हम भेज देंगे। तो बहुत सारे राजा वैसे भी लड़ना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने कहा ठीक है। सर आगे तक से उनके लिए प्रॉब्लम बन गई थी। और बाद में प्रॉब्लम हो गई, तो जब धीरे धीरे कंपनी का क्या होने लगा, कंपनी के पास अल्टीमेटली स्ट्रेंथ बढ़ने लगी, रेवेन्यू आने लगा, तो वहाँ से इंग्लैंड से सोना आना बंद हो गया और इन्होंने यहीं के पैसे से कॉटन खरीद कर और कोयला खरीद कर वहाँ भेजने लगे और ट्रेन को एक्सपेंड किया जिससे कि सामान कहाँ तक पहुँचाया जा सके, कोस्ट तक। फिर वहाँ से तो शिप से भेजा ही जा सकता था, ऐसा हुआ। एंड सो अब ऐसा करने पर उन्होंने क्या किया बताइए, जो किंग्स थे उन्होंने इनके साथ कैसी अलायंस बना दी जस्मिता, वो भी बता देंगी, वो बुद्धू थोड़ी है ना? अरे वो ये बता रहा तुम्हारी, ये तुम्हारे भी हाथ से बोल रहा है क्या? इससे बोलिए कि सब हमारे लिए बोलना। अच्छा, उनको क्या पे करना पड़ता था, पैसा किसके लिए पे करना पड़ता? देखे बोलो, सब्सिडियरी फोर्स के लिए। भाई सामने दिखाया, कितनी ऑनेस्ट क्यों बन रही हो, किसके लिए पैसा पे करना पड़ता था? उन्होंने सब्सिडियरी का मतलब होता है कि जैसे दिगांशी, यानी इसका मतलब होता है कि तुम हमारे, हम मेन है, तुम हमारे अंडर में, हम तुम्हारी सुरक्षा करें। तो सब्सिडियरी समझ आ गया कि नहीं? मतलब तो जैसे संरक्षक नहीं होता है, हम तुम्हारी संरक्षा करेंगे, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तुम ही अवध के राजा रहो, और उसके लिए उन्होंने पैसा लेते थे। अब आगे जरा देखो क्या कहा गया है
यहाँ पर ये देखो अवध के राजा की स्थिति क्या है। उसके दरबार में चार अंग्रेज खड़े हैं और दो छोटे बच्चे, अवध का नवाब। ये तो हालत होती है उनके। वो जहाँ रहता था उनके भी ब्रिटिश के 10 कर्मचारी भी वहाँ रहते थे। समझ में आई बात की नहीं? फोर्स अच्छी थी सर, हम्म? फोर्स तो अच्छी थी। फोर्स पता नहीं वो वहाँ थी भी कि नहीं, वो और कहीं मेंटेन करता था। देखो अवध का राजा, अवध उस समय बहुत बड़ा प्रोविंस था। समझ में आई बात की नहीं? और लास्ट में जब हम 1857 में आएंगे तो ये जो है लक्ष्मीबाई और जो हम नाना की बात करेंगे तो वो दैट इज उनके साथ अवध के लोगों ने मिलकर ही ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा। तो ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों? क्योंकि अंत में हम देखेंगे कि इनके इन बच्चों को भी इसने राज्य नहीं दिया। दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सिस। ये जो आगे हम देखेंगे कि डलहौजी ने, अब डलहौजी काम देखा, कोई बात नहीं, चलो उसको ठीक कर लिया ना। अब आगे देखो, ये नीचे देखो, नवाब कौन है बताइए, किसका नाम दिया? शुजाउद्दौला। क्या नाम है? शुजाउद्दौला अवध का है। वो कैसे एक ब्रिटिश रेजिडेंस के अंडर में खड़ा, सब्सिडियरी फोर्स के लिए वो लोग पैसा देते थे। अब जरा देखो तो वो उनको उसके बदले में प्रोटेक्शन देते थे। और एक बार क्या हुआ कि अवध का नवाब उनको पैसा नहीं दे पाया पूरा, तो उन्होंने कहा आधा अवध हमें दे दो। आधा अवध ही दे दिया, देखो लिखा है। सो वाज फोर्स्ड टू गिव हाफ ऑफ द टेरिटरी। 1801 में आधा अवध ही दे दिया। जैसे तुमने 5 लाख की जगह 3 लाख भेजा किसी मैंने, अच्छा आधा कर दिया, आधा दे दो। सर क्यों सर वापस बाद में भेज देगा? वो तो भेज सकता था। Once he was failed to pay, so half of the territory has been taken simply। क्योंकि सेना मेरे पास है, तुम क्या करता हो? हमारे ही तो उस पर हो तुम। तुम्हारा काम है तुम रेवेन्यू कलेक्ट करो, बस हमें देते रहो। अब हम उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, तुम्हारी जनता क्या है, उसकी भाषा क्या हम जानते ही नहीं है, तो तुम अपना उसे कलेक्ट कर दो। क्योंकि फिर हमें अपनी जुडिशरी बैठानी पड़ेगी, हमको अपने जजेस बैठा, अपने कलेक्टर बैठाने पड़ेंगे, अपने दीवान बैठाने पड़ेंगे, वो सब नहीं करना चाहते। हमको पैसा दो, हम अपना भेजें। समझ आया? They do not want to get indulged into these works। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स में पढ़ना ही नहीं चाहते, बस पैसा देते रहो। लेकिन अब आगे देखो, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, कंपनी ने कैसे एक्सपेंड किया, अवध को एक्सपेंड कर लिया, अपने में मिला लिया। अवध इतना बड़ा साम्राज्य था, उसमें लखनऊ और ये सब पूरा आता था, पूरा अवध था, पूरे का आधा ले लिया। कानपुर उनपुर सब अवध में आता था। अवध का साम्राज्य बहुत बड़ा था। अवध के राजा राम थे भाई, तो उनका साम्राज्य कितना बड़ा होगा, कोई अयोध्या ही थोड़ी ना होगी। सर तो जो अवध के राजा थे वो राजा का काम नहीं करते थे, वो कलेक्टर का काम करते थे ऐसे। राजा के पास अगर फौज नहीं हो गई तो वो कलेक्टर ही हो गया। अब आर्मी से राजा होता है ना, किसी के पास अगर आर्मी नहीं है तो उसकी कोई डिग्निटी है, कुछ नहीं है। तो ही हैज इनडायरेक्टली सरेंडर्ड टू कंपनी, यही तो बात है। और आधा राज्य ले लिया। अब और आगे जरा देखो, ये देखो, विच पावर डिड द रेजिडेंट हैव। अब जरा एक नया नाम आ गया, रेजिडेंट का क्या मतलब है? रेजिडेंट का मतलब है कि जिसको कंपनी ने अपॉइंट किया है वो रेजिडेंट। समझ में आया? फिर से देखो आगे जरा पढ़ो तो here it has been said that is things to go quietly। जब तक उनका रेजिडेंस, जब तक कंपनी को कोई मतलब नहीं, जब तक तुम अपना चलाओ। लेकिन अगर कंपनी का हित तुमसे टकराया, तुमने ऐसा कोई काम किया जिससे कंपनी का नुकसान हो रहा है, हटा दे, तो तुम्हारे पास तभी तक पावर है जब तक मेरा फायदा। समझ में? व्हाट पावर डिड द जो रेजिडेंट है, रेजिडेंट किसको कहते हैं? द पर्सन्स अपॉइंटेड एट हाईएस्ट पोस्ट। जैसे अवध का नवाब बना दिया शुजाउद्दौला को, तो तुम्हारी पावर तभी तक है जब तक हम तुमसे खुश हैं, और हम तुमसे खुश नहीं, कहेंगे शौर्य हटो, चलो उठ जाओ। ये होता है। तो रेजिडेंस के पास कुछ पावर है, पावर तो है नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास फोर्स ही नहीं, तो तुम्हारे पास पावर क्या है कोई पावर? तो वही कहा गया, रेजिडेंस है पावर टिल कंपनी डज नॉट ऑब्जेक्ट। उसने आंख दिखाई तो तुम्हें हटना पड़ेगा। अब जरा देखो, सो द ट्रीटीज दैट फॉलोड द बैटल ऑफ बक्सर फोर्स्ड नवाब शुजाउद्दौला टू गिव अप मच ऑफ हिज अथॉरिटी, हाउएवर ही पोजेस्ड एज
रीगल स्प्लेंडर टावरिंग ओवर रेजिडेंस। तो मतलब इसको क्या किया गया था कि इनके साथ भी एक बक्सर का युद्ध लड़ा गया। अभी हम तीनों युद्ध पूछेंगे आपसे, एक बैटल का प्लासी का है और 2 बक्सर के, दोनों के भी ईयर बताइएगा, फिर ना कहिएगा कि ये लोग बता दें। समझ में आई बात कि नहीं? अच्छा ये बताओ अवध के नवाब का क्या नाम था? रुक जाओ, ये बताई नहीं, ये दूसरे को दे रही है। इस बार इनको बोल दिया बताने को। भाई जो नाम आपसे नाम तो लेना पड़ेगा ना भाई। नाम बहुत अजीब से शुजाउद्दौला, उद्दौला सब में लगाते जाओ। अब जरा देखो, इन्होंने कहा कि जो वहां का नवाब होगा वो सबमिसिव होना चाहिए, यानी हमें सरेंडर्ड होना चाहिए। अच्छा हम कहें जैसे सबमिसिवनेस क्या होती है, हम आराम से कहें अच्छा उधर बैठो, हाँ सर बिल्कुल बैठे, अच्छा ठीक है अरे उधर, हाँ बिल्कुल सर वहीं बैठेंगे, वो अच्छा जगह है, अच्छा फिर इधर आ, हाँ यही तो अच्छी जगह है। ये चीज होती है सबमिसिवनेस। तुम कहो किसी से कि ये साड़ी दिखाइए, बहुत अच्छी मैम, ये देखिए देखिए, नहीं ये नहीं अच्छी लगी, हाँ वही तो ज्यादा अच्छी थी। ये होता है, यानी जो बेचने वाला उसे सबमिसिव होना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो बस उसी पे वो एक्ट करे। तो वही इसमें लिखा है कि जो रेजिडेंट है, रेजिडेंट का मतलब जो अपॉइंट किया गया उसे सबमिसिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? या सब सर्वियंस, वो मेरा सर्वेंट हो। जब तक वो ऐसा करेगा तब तक हम वो बनता रहेगा। अब जरा देखो टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान आपने देखा है, इस पर बहुत सारी बातें, बहुत वीर था और इसके पिता का क्या नाम था? हैदर अली। उस समय यहाँ ये मालाबार कोस्ट है और यहाँ तक इसका कर्नाटक का राज्य था। कौन सी थी? मैसूर प्रोविंस। कौन सी प्रोविंस थी? मैसूर। उस समय की जो 7 प्रोविंस थी, अवध प्रोविंस, इसी के अलावा गुजरात प्रोविंस। कौन सी थी? गुजरात प्रोविंस। ये सब प्रोविंस इन्हें राष्ट्र कहा जाता है। बंगाल प्रोविंस। बंगाल प्रोविंस, फिर ये मुंबई प्रोविंस, बॉम्बे प्रोविंस, बॉम्बे प्रोविंस। सर मुंबई से मैसूर में आ जाता होगा ना? और फिर ये है मद्रास मद्रास प्रोविंस। प्रोविंस, ऐसे करके थे और भी थे। तो इन सब प्रोविंस में जिसकी हम बात कर रहे हैं कौन सी है? आज ये कर्नाटक है। मैसूर प्रोविंस। वैसे मैसूर एक जगह हो गई, जैसे हमने देखा ना कि कलकत्ता एक वो है, एक सिटी हो गई। तो मैसूर में पहले हैदर अली था। हैदर अली बहुत वीर था, उसने अपने आसपास भी आने नहीं दिया ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हैदर अली। अच्छा ये बताओ कि इन लोगों ने किससे ट्रेनिंग ली थी? फ्रेंच आर्मी से और पोर्तुगीज से। इन्होंने अपनी सेना ट्रेन करा दी थी, मॉडर्नाइज। इनके पास भी तोप थे और मस्किट्स थे जिससे ये लड़ाई किया करते थे। समझ में आया? मस्किट यानी बंदूक। वो अपने सोल्जर्स को ट्रेन कैसे करवा लिया? ट्रेन करवा लिया क्योंकि गोवा में डच का साम्राज्य था। आपको मालूम है पोर्तुगीज सबसे पहले तो पोर्तुगीज। तो अब हम देखेंगे कि इन्होंने किससे कराया। ये यहाँ लिखा होगा मालाबार कोस्ट, जानते हो? ये मालाबार कोस्ट है, मालाबार हिल है, यही सब हीरो हीरोइन के घर है। और यहाँ पर इतनी बड़ी जमीन जो होती है 10 करोड़ की मिलती है, मतलब 1 स्क्वायर फीट। 10 करोड़। हाँ, ये इतना कॉस्टली जगह है। यहाँ पर हम आप जैसे जाएंगे तो 5 गार्ड्स खड़े रहते हैं, उनसे होके गुजरना पड़ेगा। इट इज़ सो कॉस्टली। तो मालाबार हिल में जाते ही जरा सा ऊपर चलो, वहाँ मौसम बदल जाता है। तो इट इज़ सो कॉस्टली। तो अब मालाबार हिल के पास इसका राज्य था, और वो कौन सा राज्य था बताओ? सर मद्रास। दैट इज सर मैसूर था उस समय। अब एक कर्नाटक, अब कर्नाटक के अंदर में आ रहा। ओके ना, देखिए तो ये महाराष्ट्र
उस समय महाराष्ट्र में कौन रहता था ये बताओ। आप लोगों ने ये सुना हुआ है कि मराठा रहते थे, तो मराठा में भी बाजीराव थे, होलकर सिंधिया, अलग अलग वो सब संभालते थे। लेकिन बाजीराव का नाम सुनते हो ना, एक मूवी भी बनी है। तो पेशवा थे मराठा के ये कौन थे बताओ यहाँ पर। हैदर अली। हैदर अली का बेटा कौन था? सुल्तान। टीपू सुल्तान। और यहाँ पेशवा थे, पेशवा। तो अब इसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठा को अपनी ओर मिला लिया, महाराष्ट्र के लोग। बोला कि हम लोग मिलकर इसको हरा दें। तो ये गलती हुई फिर, क्योंकि इंडियंस को उसके साथ नहीं मिलना चाहिए, ब्रिटिशर्स के साथ। जरा यहाँ देखिए तो ये क्या लिखा गया है। हाँ सर वो पेशवा में एच भी आएगा। पेशवा। WAH। अब देखें कि यहाँ पर क्या दिखाया गया है, मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ मालाबार पोस्ट। तो वेयर द कंपनी परचेज पेपर एंड कार्डेमम, जहाँ से इलायची और पेपर ये काली मिर्च लेते थे, वहाँ का सारा कौन लेता था रेवेन्यू? टीपू सुल्तान लेता था, क्योंकि इसी के पास वो पोस्ट था। इसने कोई छूट नहीं दे रखी थी। स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, उसने वहाँ चंदन की जो लकड़ी भेजी जाती थी वो भी बंद कर दिया। और फिर क्या किया, पेपर ऑफ पर उसने कहा कि हमारे यहाँ से कंपनी को कोई चीज़ नहीं मिलेगी। दिस अलाउड लोकल मर्चेंट फ्रॉम ट्रेडिंग विद कंपनी, और लोकल मर्चेंट से कह दिया कि तुम कंपनी को कुछ नहीं बेच सकते। तो इससे मुश्किल हो गई, क्योंकि वहाँ पर ये देखो। फिर आगे क्या हुआ, क्या आपको ये कहानी पता है कि कंपनी ने किसकी किसकी मदद से टीपू सुल्तान के दोनों बच्चों को किडनैप कर लिया? ये वो चित्र देखो, 2 of the sons of टीपू सुल्तान वर किडनैप। किसके द्वारा किडनैप कर लिए गए? बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इन्होंने क्या किया, सर ये सर जिसने सर पहना हुआ है सर, जो व्हाइट कलर का सर कपड़ा, वो कौन है? ये 2 बच्चे हैं टीपू सुल्तान। नहीं नो सर, जिसने सर पकड़ा हुआ है। तो उन्हीं के यहाँ पे कोई है, वो इनको हैंड ओवर करने आ गया है कि बस सही है। अब जरा देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ, द कंपनी फोर्सेस डिफीटेड हैदर अली एंड टीपू सुल्तान इन सेवरल बैटल बट अटैक द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मराठा निजाम ऑफ हैदराबाद। एक और प्रोविंस भी यहाँ थी, वो कौन सी थी? हैदराबाद। तो हैदराबाद, मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी, इन तीनों ने मिलकर किस पर अटैक किया? टीपू सुल्तान। और इनकी जमीन पर कब्जा कर दिया। ठीक है, अब जरा देखो आगे क्या लिखा है। सो 3 लोगों ने किया। क्या आप बता सकती हैं कि कौन से 3 लोगों ने किस पर हमला किया? और किस पे? टीपू सुल्तान कहाँ का था, किस प्रोविंस को संभालता था? बहुत अच्छा। तो वो प्रोविंस कौन संभालता था? तो इसके बाद क्या हुआ, द निजाम ऑफ हैदराबाद एंड कंपनी टीपू वर फोर्स्ड टू साइन ए ट्रीटी। उन्होंने एक ट्रीटी साइन कर दी और उसमें लिखा गया, मैं अपने दोनों बच्चों को तुम्हारे हवाले कर। क्या लिखा कि तुम इनको बंदी बनाकर जब तक चाहो रख सकते। ट्रीटी, एक संधि हस्ताक्षर कर दी टीपू सुल्तान ने। उन्होंने कहा अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे लोगों को हम अत्याचार करेंगे, मार देंगे। हाँ कर दो। देखो उनको एक पपेट चाहिए था, वो एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं जाना चाहते थे। वो चाहते थे हमको तुम रेवेन्यू भेजो, तो दोनों बच्चों को हमारे पास रख दो, इतना रेवेन्यू भेजो। ये समझ आ गई बात कि नहीं? यू कीप ऑन रनिंग और हमारा ट्रेड फ्री कर दो और अपने दोनों बच्चों को होस्टेज कर दो। होस्टेज समझते हो? जैसे कि किसी को बंदी बना दें। अब देखिए ये इन्होंने क्या किया बताओ। टीपू सुल्तान में अच्छे क्या गुण थे? उसके पास एक वेल डेवलप्ड जुडिशरी थी और उसने फ्रेंच की मदद से क्या लिखा है, अपनी आर्मी को फ्रांस फ्रेंच का भी कॉलोनियल रूल रहा है। फ्रेंच आपको मालूम है, कल के भी हमने फिगर में बताया था कि फ्रांस कहाँ पर है। तो फ्रांस से भी कॉलोनियल रूल रहा है। कुछ जो कहाँ पर रहा है, केरला के एरिया। तो दिस एरिया वाज अर्लियर ऑक्युपाइड बाय फ्रेंच। तो फ्रेंच ने इसकी मदद की और इसने अपनी आर्मी को वो पाउडर गन से और मस्केट से
सर मॉडर्नाइज कर लिया था अपने आर्मी को। हाँ, अब चलो देखो हाँ मस्केट्स कुछ नहीं, बंदूक बहुत बड़ी बड़ी बंदूक होती है जो हमले के मुद्दे पहले। अभी आप लोगों ने मेहरानगढ़ किले में बंदूक देखी कितनी लंबी लंबी है, वो मस्केट्स कहलाता है। वो अपने हाथ में होती लेकिन बड़ी लंबी बंदूक होती है। सर राइफल। हाँ राइफल टाइप की होती है। वहाँ मेहरानगढ़ में डिस्प्ले है कि नहीं है? Yes, sir. ये देखो द ब्रिटिश was furious. They saw Hyder and Tipu as ambitious, arrogant and dangerous. उन्होंने देखा कि उनको अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो श्रीरंगापट्टनम में उन्होंने युद्ध किया। किन किन सेनाओं के साथ? देखो 4 युद्ध हुए और 4 युद्ध में ये 3 युद्ध तो ऐसे थे जिसमें ये लोग जीते हैं, टीपू सुल्तान और हैदर अली। और जो चौथा युद्ध है जो श्रीरंगापट्टनम में, ठीक है ना, तो उसमें कौन जीता बताइए? ईस्ट इंडिया कंपनी मराठा जीत गई। बाद में इन्होंने मराठों को भी क्या कर दिया? हरा दिया। सो लेटर ऑन ओके सर मेरे पे मिल जाएंगे। का नाम क्या था जो बहुत- मालाबार हिल। बहुत 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 ना हमें के लिए 2 तारीख को मिला था, नहीं 9 तारीख को मिला था। 9 तारीख हिस्ट्री के ना ले ले ओके नाउ ये देखो तो इन विच बैटल टीपू सुल्तान वाज डिफीटेड? बोलो बताओ। सर तो ये ऐसे इन लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया था। डिफीट किस में हुआ? बैटल ऑफ सेरी श्रीरंगापट्टनम, या इसमें लिखा गया है कि सेरिंगापट्टनम। सेरिंगापट्टनम है दैट इज ए काइंड ऑफ पोर्ट के आसपास जो होता है पट्टम, उसी को कहते हैं पट्टम। तो सेरिंगापट्टनम में ये अब मैसूर वाज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मिंग। फिर इसको गुड्डियार को दे दिया गया। किसको दे दिया गया? गुड्डियार एंड ए सब्सिडियरी अलायंस, और उनसे कह दिया तुम हमारे संरक्षण में रहो। सो टीपू सुल्तान हरा दिया गया, उसको डिथ्रोन कर दिया गया और वुड्डियार को दे दिया गया। वुड्डियार एक डायनेस्टी चली आ रही थी, वुड्डियार डायनेस्टी, तो उन्होंने उसको दे दिया, टीपू सुल्तान को हरा दिया। बात समझ में आ गई ना? सर टीपू सुल्तान सर टाइगर क्या था सर? क्या? सर टाइगर ऑफ टीपू। टाइगर एक बार उसने क्या किया, वो युद्ध करने गया था जंगल में और उनके साथ वो भी कहते हैं अंग्रेज लोग, तो उसकी गन क्या हुई, एक टाइगर अटैक किया तो उसकी गन छूट गई उसके रथ में और साथ में उसका खंजर भी गिर गया। तो वो अकेले ही लड़ पड़ा टाइगर के साथ और टाइगर को खींच के वहां ले आया जहाँ उसका खंजर था, फिर पत्थर पकड़ के मार दिया। उसको मारने के बाद उसकी फोटो दिखाई गई है, देखो इसमें ये टाइगर है, ये तो मरा हुआ है। टॉय टाइप ही है, एक ऐसा फ्रेंच टॉय है। तो ये कैसे मारता है सर? सर जो टाइगर वो टॉय ऑफ है, वो जो टाइगर है टीपू सुल्तान है। ये दिखाया गया है सिंबॉलिकली कि जिसमें पीछे से चाबी भरी जा रही है, वो चाबी है और उससे ये चलेगा वो मारेगा। तो ये दिखाने के लिए कैसे मारा। तो इसका खंजर भी गिर गया था, इस 300 किलो के टाइगर को खींच के लाया था और खुद 70 किलो का। टीपू तो भारी था। ओके इतना ही रखो, कल मैच करेंगे। सर कल मैं सर चैप्टर से कंप्लीट करवा देंगे सर। चैप्टर कंप्लीट करा दो सर, बाद में भूल जाएंगे सर। अच्छा ठीक तो कल हिस्ट्री का बाद में ध्यान रखना। सर एक ही सब्जेक्ट साइकोलॉजी रॉबर्ट क्लाइव था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का था, ब्रिटेन का। ब्रिटिश के ही लोग थे सारे ऑफिशियल्स, वो यहाँ पर सब जगह पूरे भारत में अलग अलग अपने फ्रूट में रहते। सर मैं वो सर मद्रास संभालता था। सर मेरे सीट्स कौन से? सर वो कॉन्फ्रेंस नंबर वाले। अच्छा